चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से जुड़े सभी लोग, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अमृत जी, अरुण जी, गौरव जी, सभी को गुड मॉर्निंग। बताइए, अभी तक जितना भी पढ़ा है हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत सारी चीजें क्लियर हैं? कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम स्टडी कर रहे थे, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और कुछ चीजें डिस्कस की थी, है ना। प्रायद्वीप क्या होता है, पठार क्या होता है, कैसे ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो भी पर्वत पहाड़ हैं या फिर पठार हैं उनको हमें एक एक करके स्टडी करना था। तो इसी क्रम में हमने अरावली श्रेणी को डिस्कस किया था, सतपुड़ा श्रेणी को डिस्कस किया था, विंध्यन श्रेणी को स्टडी किया था। यहां तक यदि किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग अरुण जी, अमृत जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए, कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। बताइए, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी हाइट कितनी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके आप आंसर दे लेना जब तक हम टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये पूर्वांचल हिल्स या फिर पूर्वोत्तर हिल्स का हिस्सा है या फिर नहीं है? ठीक है। इसके अलावा नीतीला नीतीला पास जो है या फिर नीतीला दर्रा है, ये कहां पर स्थित है या फिर सिचुएटेड है? बताओ, तीनों के आंसर बताओ। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके आंसर दे दो आप लोग। दो तीन क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं। धूपगढ़ हाइट 1350, ठीक है, वेरी गुड। सभी के आंसर आने चाहिए। जल्दी आंसर दो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, आप लोग आंसर दो, जब तक मैं अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। एक तो मैंने आपको अरावली के बारे में डिस्कस करा दिया था, है ना। अरावली के बारे में मैंने आपको बताया था, विश्व के प्राचीनतम पर्वत में आता है अरावली माउंटेन। एक अवशिष्ट या फिर रेसिड्यूअल माउंटेन का एग्जाम्पल है या फिर उदाहरण है। मुख्यतः 70% 80% हिस्सा इसका राजस्थान राज्य में आता है, ठीक है। इसके अलावा गुरु शिखर 1720 के आसपास इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराया था, यहाँ पर सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा के बारे में डिस्कस किया था हमने। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है धूपगढ़, ठीक है। धूपगढ़ 1350 मीटर और महादेव पर्वत के अंतर्गत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, कहां पर मुख्यतः मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और हमने विंध्य पर्वत, ये तीन चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी, ठीक है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मालवा प्लेट्यू या फिर मालवा का पठार। क्या पढ़ेंगे? मालवा का पठार, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो मालवा प्लेट्यू है या फिर मालवा का पठार है, ये कहां पर स्थित है? तो यहां पर आप देखिए, ये आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश में। जब बच्चों, जैसे हमने भारत का अभी फिजिकल डिवीजन किया, इसी प्रकार से जब हम मध्य प्रदेश राज्य के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, यदि उन्होंने एमपी पढ़ा है, तो जब एमपी का फिजिकल डिवीजन करते हैं तो एमपी के फिजिकल डिवीजन में जो सबसे बड़ा फिजिकल फीचर है ना, वो कौन सा होता है? मालवा का पठार ही होता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है ना। जब फिजिकल डिवीजन मध्य प्रदेश का पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा भूभाग यही है। इसके अलावा जो मालवा का पठार है बच्चों, ये कौन सी चट्टानों से मिलकर के बना है? तो ये जो बना है, ये बेसाल्ट रॉक, है ना, या फिर बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। एक बात याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं? मालवा प्लेट्यू बेसाल्ट चट्टानों या फिर बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। अब बेसाल्ट रॉक्स क्या होती हैं वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूं बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जब भी आपको पता होगा, जो ज्वालामुखी होते हैं, है ना, क्या जो ज्वालामुखी होते हैं, है ना, इनसे जो लावा निकलता है, इनसे जो लावा निकलता है, और लावा भी दो प्रकार से निकलता है। एक तो ज्वालामुखी के थ्रू निकलता है, ठीक है। और एक, यदि मान लीजिए पृथ्वी के अर्थ में क्रस्ट में कोई ऐसी दरार पड़ी लंबी और वहां से फिर इस प्रकार से लावा निकले, है ना, तो इसको हम बोलते हैं दरारी उद्भेदन और इसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी का उद्भेदन। तो ये दो प्रकार से पृथ्वी के गर्भ से लावा बाहर आता है, ठीक है। और यही लावा जब ठंडा होकर के जमता है,
क्या बोला मैंने, जब यही लावा बाहर आकर के ठंडा होकर के जमता है और उस ठंडे होने के पश्चात जो चट्टानें बनती हैं उनको ही हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो मालवा प्लेट्यू है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, अर्थात लावा द्वारा निर्मित चट्टानों से हुआ है। लावा जब निकला पृथ्वी के गर्भ से और वो ठंडा होकर के जम गया और उसके द्वारा जो चट्टानें बनी उसको ही हम क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि जहां पर भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी वहां पर आपको काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल देखने को मिलेंगी, क्योंकि बेसाल्ट रॉक्स या फिर बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के द्वारा ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। अपक्षय अपर्दन मतलब टूट फूट, साधारण भाषा में आप ऐसा समझिए, है ना। समय के साथ जब ये बेसाल्ट चट्टानों में टूट फूट होती रहती है और इनके कण ही हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उससे ही काली मिट्टी पाई जाती है ना। तो यहां से हमें तीन चीज समझ में आई कि लावा के ठंडे होने के पश्चात जो चट्टानें बनती हैं उनको हम बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं, और इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों से इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये वाला आप जो रीजन देख रहे हैं ये ठीक है, ये जो मैंने आपको बना दिया, मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश में है ना, गुजरात का ये वाला रीजन, काठियावाड़ वाला रीजन, पूरा महाराष्ट्र रीजन है ना, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य तो पूरा महाराष्ट्र का रीजन आ जाता है, थोड़ा बहुत कर्नाटक का रीजन, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी तेलंगाना, ये जो मैंने पूरा आपको ये बना दिया। तो ये वाला जो पूरा रीजन है बच्चों, ये इसी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ रीजन है ना। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। जब हमारी इंडियन प्लेट मूवमेंट कर रही थी, है ना, उत्तर पूर्व की ओर, मैंने आपको बताया था हिमालय के निर्माण के समय, तो जब ये इक्वेटर के आसपास थी उस समय यहाँ पर दरारी उद्भेदन हुआ था, है ना। यहाँ पर एक दरार बनी थी इस रीजन में इस रीजन में एक दरार बनी थी और यहाँ से लावा लावा निकला था इस प्रकार से, है ना, और लावा इस प्रकार से लेयर में जमा हुआ है ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, इस पूरे रीजन में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, और यहाँ पर आपको काली मिट्टी का क्षेत्र भी देखने को मिलता है। जो भी बच्चे एमपी से होंगे, जिन्होंने एमपी पढ़ रखा होगा, उनको पता होगा कि मालवा प्लेट्यू में काली मिट्टी पाई जाती है, तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, है ना, ब्लैक सॉइल बोलते हैं काली मिट्टी को। चलिए थोड़ा सा हम थ्योरी भी देख लेते हैं। तो देखिए, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है। क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है। इसके अलावा यह लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है ना, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि जहां पर भी लावा ठंडा होकर के जमता है वहां पर जो भी चट्टानें बनती है उनको हम क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं। मतलब कहीं भी लावा निकला है पृथ्वी के गर्भ से और वहां पर ठंडा होकर के जमा हुआ तो वो बेसाल्ट रॉक्स ही बनती है। ब्लैक ब्लैक सॉइल कौन कौन से स्टेट में आते हैं? देखिए, मैक्सिमम जो हमारे इंडिया में, हम हालांकि मिट्टियों वाले लेक्चर में आप पढ़ाएंगे ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, लेकिन जो अभी मैंने आपको ये रीजन बताया, मालवा प्लेट्यू, है ना, पूरा महाराष्ट्र प्लेट्यू, महाराष्ट्र का पठार या फिर ऐसा बोल लीजिए महाराष्ट्र राज्य। इसके अलावा ये गुजरात का जो काठियावाड़ रीजन है ये, है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे उत्तरी कर्नाटक और उत्तर पश्चिमी तेलंगाना, ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पर ब्लैक या फिर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अलावा राज्यों की बात करेंगे तो सर्वाधिक काली मिट्टी देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बाकी मिट्टी वाले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है इस रीजन में। इसके अलावा यहाँ पर जो मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, है ना। नदियों वाले लेक्चर में हम नदियों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर मालवा प्लेट्यू डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इस प्लेट्यू या फिर इस रीजन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां यहाँ बहती हैं, कौन सी फसलें ली जाती हैं, है ना। इसके अलावा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की यहाँ पर चट्टानों की प्रकृति है या फिर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना, रॉक्स पाई जाती हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, ये सभी नदियां यहाँ प्रवाहित होती हैं। नदियों वाले लेक्चर में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा चूंकि ये काली मिट्टी का क्षेत्र है बच्चों, तो यहाँ पर फसलें भी वही ली जाएंगी जो काली मिट्टी के में अच्छी खासी होती हैं, जैसे कपास, है ना, कपास, गेहूं, सोयाबीन, ठीक है, आलू। अब जो काली मिट्टी होती है बच्चों, ये कपास की फसल के लिए, है ना, कॉटन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। मैंने क्या बोल रहा हूं? काली मिट्टी
कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी बोला जाता है ना। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो जब कपास की खेती काली मिट्टी में इतनी अच्छी तरीके से होती है तो ऑब्वियस सी बात है कपास की फसल तो यहाँ पर होगी ही। साथ ही साथ गेहूं के लिए भी अच्छी होती है, तो गेहूं होता है। सोयाबीन है ना, सोया प्रदेश बोलते हैं, आपको पता होगा मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि लगभग 60 से 70% जो पूरे देश का सोयाबीन उत्पादन होता है वो अकेले मध्य प्रदेश ही करता है ना। तो इस कारण से, और इस रीजन में, मालवा प्लेट्यू रीजन में सोयाबीन की खेती भी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिलती है, और आलू। तो ये सारी फसलें इस प्लेट्यू रीजन में होती हैं या फिर ली जाती हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान जो थे, है ना, आपको नया हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इन्होंने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है ना। यदि मालवा रीजन में आप में से कोई रहता होगा तो आपको पता होगा यहाँ का जो क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है कि गर्मी में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पे होती है और ना ही ठंड में बहुत ज्यादा ठंड ठंड यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्लाइमेट या फिर जलवायु यहाँ की देखने को मिलती है। इसी कारण से चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा भी दी है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये प्लेट्यू, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ से आपको मेंस में भी लिखने को आ सकता है, तो ये सारे पॉइंट आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। 100 शब्दों में भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से पॉइंट्स बना के इसी प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से मैप बना के आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, कहां पर मालवा प्लेट्यू या फिर मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, समझ में आया मालवा का पठार? बताओ। फिर एक बार रिवीजन भी कर लेंगे बाद में। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, चलो अगला है बच्चों बुंदेलखंड का पठार। देखो वैसे तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे पूरा पेनिनसुलर जो प्लेट्यू हम अभी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पठार प्लेट्यू देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें मैन ही पढ़ने हैं, है ना। क्योंकि जैसे आप मध्य प्रदेश ही पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ही बहुत सारे प्लेट्यू देखने को मिल जाते हैं ना। अलग अलग राज्यों में बहुत सारे प्लेट्यू देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें मैन यहाँ पर प्लेट्यू स्टडी करने हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ज्यादा हिस्सा इसका आता है, और थोड़ा बहुत हिस्सा है इसका उत्तर प्रदेश या फिर यूपी में भी आता है ना। आपने सुना होगा बुंदेलखंड रीजन, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार या फिर बुंदेलखंड रीजन। यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें हैं? नदियों की बात करेंगे तो सिंध, कैन, वेतबा और धसान, ये सारी नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी की बात करेंगे तो लाल काली दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी इस रीजन में नहीं पाई जाती, इस कारण से यहाँ पर कैसे मोटे अनाजों की खेती की जाती है। मोटे अनाज, है ना, ज्यादातर आप देखेंगे मोटे अनाजों की खेती की जाती है, और मिक्स मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है, लाल पीली, है ना। मिट्टी वाले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी की क्या प्रकृति होती है, कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है, वो सब हम मिट्टी वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको प्लेट्यू के दृष्टिकोण से समझना है कि कौन सी मिट्टी है, कौन से अनाज की यहाँ पर खेती होती है। ज्वार, गेहूं, सरसों, तिल, ये सारी खासतौर पर मोटे फसल जो अनाज होते हैं, इनकी खेती यहाँ पर की जाती है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, और क्या इसकी विशेषता है, जैसे ग्रेनाइट नीस चट्टानों से ये बना हुआ है ना, या फिर यहाँ पर पाई जाती है। थोड़ा सा नदियों के बारे में आइडिया रख लो, मिट्टी और फसलों के बारे में थोड़ा सा दिमाग में रख लो बस। इस जो ये रीजन है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर इस प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होगा, यहां से पास होती है इस प्रकार से, है ना। तो कर्क रेखा से नजदीक होने के कारण यहाँ पर गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंड में ज्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ का ये क्लाइमेट कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, गर्मी में ज्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ेगी और ठंड में अधिक ठंड यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। इसके अलावा यह छत्तीसगढ़ से दक्षिण पूर्व में उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ है। मतलब यहाँ पर आप मैप में देख लीजिए, ठीक है, कौन सा रीजन है, ये पूरा जो रीजन है ये बुंदेलखंड प्लेट्यू का रीजन है।
ठीक है। थोड़ा उत्तर प्रदेश का पार्ट आता है और मैक्सिमम पार्ट इसका मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। तो याद रखना है इस प्लेट्यू के बारे में। अगला है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्लेट्यू है, पठार है, ठीक है। यहां से भी काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इसको देख लीजिए कहां पर है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर झारखंड रीजन देखने को मिलेगा। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो इन राज्यों में ये आपको छोटा नागपुर का प्लेट्यू रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। झारखंड में मैक्सिमम पार्ट है इसका, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी इसका पार्ट आता है, ठीक है। अब छोटे नागपुर प्लेट्यू की बात करें बच्चों, ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर खनिज संसाधन, यहाँ पर खनिज संसाधन की अधिकता है। खनिज संसाधनों या फिर मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं, है ना, अलग अलग मेटल, खासतौर पर मेटलिक मिनरल्स जो हैं यहाँ पर काफी ज्यादा पाए जाते हैं। कोयला हो गया, है ना, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, ये सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, खासतौर पर आप देखेंगे तो झारखंड राज्य, थोड़ा बहुत आप बोल लीजिए पूर्वी मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, है ना। इसके अलावा थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का रीजन हो गया, उड़ीसा का रीजन हो गया कुछ, है ना। आप देखेंगे ये वाले पार्ट में जो भी राज्य हैं, खनिज संसाधन की दृष्टि से काफी ज्यादा संपन्नता यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दामोदर नदी छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है इसको दो भागों में विभाजित करती है। अब जो दामोदर नदी है बच्चों, इस प्लेट्यू के बिल्कुल बीचों बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है। इस प्रकार से, मतलब ये मान लीजिए प्लेट्यू है, तो इस प्रकार से बीच से प्रवाहित होती है और इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। जो उत्तर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार, ठीक है। और नीचे वाला जो पठार है इसको हम बोलते हैं रांची का पठार। हजारीबाग का पठार है ना, और नीचे वाला कौन सा है? रांची का पठार। अब यहां से यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसका ही पार्ट है हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, ठीक है। इसके अलावा इसको बच्चों भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है ना, प्रीलिम्स या फिर वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है ना? भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन को ही कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, रूर, रूर एक जगह का नाम है ना। रूर ये कहां पर है? जर्मनी में एक जगह है रूर, ठीक है, जो कि विश्व में खनिज संसाधन के लिए काफी ज्यादा विख्यात है। मतलब खनिज संसाधन अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड में फेमस है रूर प्रदेश जो कि जर्मनी में है। तो इसी से कंपेयर करके, जो कि भारत की बात करेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन काफी ज्यादा फेमस है खनिज संसाधन के लिए, तो वर्ल्ड में इससे कंपेयर करके भारत का रूर प्रदेश इसको कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन को। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के बारे में आपको याद रखना है कि खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है, मुख्यतः झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में इसका पार्ट आता है, ठीक है। हजारीबाग का पठार, रांची का पठार इसका ही पार्ट है। दामोदर नदी इसके बीचों बीच से निकलती है और इसको दो भागों में विभाजित करती है। चलिए अगला है राजमहल की पहाड़ियां। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ऐसा बोल सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार को उत्तर के विशाल मैदान से सेपरेट करती हैं या फिर इसकी उत्तरी सीमा का, एक प्रकार से उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण करती हैं राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन अभी हमने पढ़ा, इसके ही उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। कहाँ? उत्तर पूर्वी, और प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा का भी निर्धारण करती हैं, ठीक है। झारखंड राज्य में साहिबगंज और दुमका जिले में स्थित हैं और 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये फैली हुई है, ठीक है। कहां पर है? झारखंड में। और इसका जो साहिबगंज और दुमका जिला है यहाँ पर लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है, याद रखना। इसकी बस लोकेशन याद रख लेना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राजमहल की पहाड़ियां कहाँ लोकेटेड हैं या फिर सिचुएटेड हैं, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ज्यादा पॉइंट नहीं है, बस इसकी लोकेशन याद रख लेना कि कहां पर किस राज्य में ये स्थित है ना। और ये याद रख लेना कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसकी सीमा का निर्धारण करती हैं ये पहाड़ियां, ठीक है। दंडकारण्य प्लेट्यू की बात कर लेते हैं। तो दंडकारण्य जो पठार है ये कहां पर है? आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलेगा। इसकी विशेषता क्या है बच्चों? टिन के भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टिन, है ना, टिन के भंडार। टिन एक धातु होती है, एक मेटल होती है, और पूरे भारत में टिन के जो भंडार है सिर्फ और सिर्फ
यहां पर ही देखने को मिलते हैं। कहा, दंडकारण्य के पठार, या फिर इसको ही बस्तर का पठार, इसके अंतर्गत ही बस्तर का पठार आता है। बस्तर एक जगह भी है छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर के पठार के अंतर्गत ही टिन के भंडार देखने को मिलते हैं। एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन आया है, एकमात्र भारत में टिन के जो भंडार हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, है ना, किस राज्य में पाए जाते हैं, फिर किस प्लेटियो में पाए जाते हैं, तो यहां पर ही पाए जाते हैं। आपको याद रखना, देखिए, देश में टिन का एकमात्र भंडार बस्तर के पठार में ही देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर वो हो गया है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का कुछ एक स्लाइड इधर उधर हो गई, तो ये देख लीजिए, छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है बच्चों, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ, है ना, ये याद रख लेना, पारसनाथ, या फिर इसको हम सनमेद शिखर भी बोलते हैं। 1350 मीटर, 1350 मीटर, है ना। पारसनाथ ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन की सबसे ऊंची चोटी है। रांची और जमशेदपुर जैसे शहर जो हैं वो इसी प्लेट्यू रीजन के अंतर्गत आते हैं, ये बात आपको याद रखना है। दामोदर, स्वर्णरेखा जैसी नदियां जो हैं इसी प्लेट्यू में प्रवाहित होती है ना, आपने सुना होगा झारखंड रीजन में प्रवाहित होती हैं। और दामोदर ऐसी नदी है बच्चों कि पश्चिम की ओर बहने वाली, या फिर सॉरी पूर्व की ओर बहने वाली, इसका डायरेक्शन क्या है, पूर्व दिशा की ओर बहती है, ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। तो पूर्व में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी में बहती है। भारत की 3 ही नदी ऐसी हैं बच्चों, खासतौर पर मेन नदियों की बात करेंगे जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। एक तो है नर्मदा, एक तो है नर्मदा, एक है ताप्ती, और एक है दामोदर। ये 3 नदियों के बारे में आपको याद रखना है ना। ये 3 नदियां भारत की ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा और ताप्ती बहती हैं पश्चिम की ओर, वेस्ट साइड की ओर, और एकमात्र दामोदर नदी जो है वो बहती है पूर्वी की ओर। तो यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया और बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। तो एकमात्र जो पूर्वी की ओर बहती है वो दामोदर है, और 2 जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो नर्मदा और ताप्ती हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अभी न्यूज में भी थी, पारसनाथ, है ना, सनमेद शिखर 1350 मीटर, छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके अलावा भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ये मैंने आपको डिस्कस करा दिया था, खनिज संपन्नता के कारण। नर्मदा सोन बेसिन और महानदी बेसिन में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से संपन्न है, मैंने बताया था। तो उसी क्रम में कोयले के भी काफी भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं दामोदर नदी घाटी के आसपास, ठीक है। तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयले के भी विशाल भंडार आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, हालांकि मिनरल रिसोर्सेज में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, कोयला कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। लेकिन अभी हम प्लेट्यू को स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है बच्चों, यहाँ पर कोयले के विशाल भंडार आपको देखने को मिलते हैं दामोदर नदी घाटी, क्योंकि कोयला जो होता है या फिर कोल होता है वो नदी घाटियों के ही आसपास देखने को मिलता है, और यहाँ पर कोयला अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। आप देखते होंगे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर आपको मेन जो कोल के रीजन है, कोल के क्षेत्र हैं, ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कोयले के विशाल भंडार है। इसके अलावा अभ्रक के लिए फेमस है, यूरेनियम की खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जादूगोड़ा यूरेनियम की खान भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब यही है कि चूंकि खनिज संसाधन के लिए काफी ज्यादा विख्यात है ये, तो सारे टाइप के खनिज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। खनिज या फिर मिनरल रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में क्या क्या याद रखना है बच्चों की, झारखंड में मुख्यतः स्थित है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, बिहार में, पश्चिम बंगाल में इसका कुछ हिस्सा आता है। पारसनाथ सनमेद शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा जितने भी खनिज संसाधन है यहाँ पर पाए जाते हैं, अब चाहे आप कोयले की बात कर लें, लोहे की बात कर लें, यूरेनियम, अभ्रक, सभी प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। खनिज वाले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत का रूर प्रदेश भी इसको कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, इतनी चीजें हो गई है ना। अगला है मेघालय का पठार या फिर मेघालय प्लेट्यू रीजन। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया था। जो मेघालय का पठार है बच्चों, कि जो मेघालय का पठार, यहां से कई बार क्वेश्चन आया और यहाँ पर गलतियां भी बहुत करते हैं बच्चे। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, जो मेघालय प्लेट्यू है, यहां पर देखिए आपको नॉर्थ ईस्ट राज्यों में देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्वी राज्य या फिर सेवन सिस्टर स्टेट में देखने को मिलता है ना। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है प्रायद्वीपीय पठार, और ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्या था ये जो प्रायद्वीपीय पठार का ये वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर एक गर्त था या फिर ये वाला हिस्सा नीचे धंसा हुआ था इस प्रकार से। ठीक है, जब समय के साथ यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां प्रवाहित हुई, तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नदियां क्या करती हैं, मैदानों का निर्माण करती हैं, अपने साथ जो काट काट करके अवसाद सेडिमेंट्स लाती हैं, उनको लगातार डिपॉजिट करती हैं, उनका निक्षेप करती हैं, और इस गर्त को उन्होंने फिल कर दिया, भर दिया, है ना। इसको मालदा गैप बोलते हैं, आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, मालदा गैप। ठीक है, मालदा गैप बोलते हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार से अलग दिखाई देता है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि मेघालय का पठार, इसका एक और नाम है शिलोंग का पठार, इसका एक और नाम है कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार। ये सभी जो प्लेट्यू रीजन है, ये सभी एक ही नाम है, मतलब एक ही पठार के नाम है, और ये किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। शिलोंग का पठार भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा मेघालय और असम राज्य में, मेन तो मेघालय में फैला हुआ है, थोड़ा बहुत असम राज्य में भी इसका हिस्सा आ जाता है। इस पठार की प्रमुख पहाड़ियां गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पूर्वोत्तर हिल्स पढ़ा रहा था, है ना, कि गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं, ये उत्तर पूर्वी की जो पहाड़ियां हैं या फिर पूर्वांचल हिल्स हैं, इसका हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। कौन, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां। चूंकि बच्चों ये नॉर्थ ईस्ट में यहां पर देखने को मिलती है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो वो लगा के आ जाएंगे हिमालय या फिर पूर्वांचल हिल्स, ये सारी चीजें लगा के जाएंगी। लेकिन याद रखना है कि ये किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, ना कि पूर्वांचल हिल्स का। ठीक है, इसके अलावा मिकिर रेगमा की पहाड़ियां जो असम में स्थित हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। मेघालय का पठार, मेघालय की राजधानी शिलोंग खासी पहाड़ी पर बसा हुआ है, जो कैपिटल है मेघालय की। ठीक है, तो गारो, खासी, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो इसमें से जो खासी पहाड़ी है, इस पर बच्चों इसकी जो कैपिटल है शिलोंग, ये खासी पहाड़ी पर बसा हुआ है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो खासी पहाड़ी पर बसा हुआ है, आपको याद रखना है शिलोंग। इसके अलावा नोकरेक इस पठार या फिर इस प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो मेघालय प्लेट्यू है, शिलोंग का पठार है या फिर मेघालय का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो 1412 मीटर के साथ नोकरेक, नोकरेक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। जो जिस जिस भी प्लेट्यू की मैं सबसे ऊंची चोटी या फिर सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स के बारे में बता रहा हूं, उनको आपको याद रखना है ना। यहाँ पर बच्चों आपको फैक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना, यहाँ पर फैक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा आप देख लेना यहाँ पर। ठीक है, याद करने वाले फैक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जैसे मालवा प्लेट्यू बताया मैंने, इसके अलावा सतपुड़ा बताया, अरावली बताया, है ना, इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू बताया। तो इनकी माउंटेन पीक्स भी आपको याद रखना है। कई बार यहाँ पर आपको मैच करने को याद देंगे, 4 पहाड़ियां दे देंगे और 4 आपको माउंटेन पीक्स के नाम दे देंगे, फिर आपको इनको मैच करना होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नोकरेक किसकी, मेघालय प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है, 1412 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा चेरापूंजी मासिमराम आपने स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, जो कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है ना। 1100 से लेकर के 1200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। कहां पर, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे मेघालय में चेरापूंजी मासिमराम, जिसमें से चेरापूंजी पहले
है ना, वर्तमान में देखेंगे तो मासिमराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, 50-100 सेंटीमीटर वर्षा का अंतर है यहाँ पर। पहले चिरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, वर्तमान में मासिमराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, लेकिन लगभग 1100 से 1200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है, जो कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। अब इसका रीजन क्या है, मानसून या फिर क्लाइमेट को जब हम डिस्कस करेंगे तब करेंगे। शॉर्ट में बता देता हूं कि यहाँ पर जो बच्चों पहाड़ियां हैं, ये इस प्रकार से पहाड़ियां, एक पहाड़ी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, इस प्रकार से जब मानसूनी पवनें यहाँ पर एंटर करती हैं, है ना, तो यहाँ पर फंस के रह जाती हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती और लगातार यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा करती हैं इस रीजन में। ठीक है, तो यही रीजन है कि इस क्षेत्र में काफी ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है और चेरापूंजी मासिमराम जैसे स्थान, जो कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ वाला ये रीजन हमने पूरा स्टडी कर लिया। देखिए ये जो रीजन है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा हमने पूरा पढ़ लिया। हमने अरावली के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने विंध्य के बारे में पढ़ लिया, हमने सतपुड़ा के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पर मालवा का पठार हमने पढ़ लिया, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार पढ़ लिया, ये छोटा नागपुर का पठार पढ़ लिया, दंडकारण्य का पठार पढ़ लिया और यहाँ पर मेघालय का पठार पढ़ लिया। ठीक है, तो इतना रीजन हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब दक्कन का पठार, ये दक्षिण वाला जो है, इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार, तो इसको हमें स्टडी करना है। तो बताओ इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? फैक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ के पढ़ेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी, है ना। और किसी ने आंसर नहीं दिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, बस 1-2 क्वेश्चन आंसर ही आए हैं। धूपगढ़, है ना, 3 क्वेश्चन पूछे थे मैंने। पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही क्या? बताओ, इतना समझ में आया? चेरापूंजी सर असम में है सर, चेरापूंजी और मासिमराम नहीं, इसी रीजन में आते हैं, मेघालय रीजन में आते हैं। बाकी एक बार कंफर्म कर लूंगा मैं। ठीक है, बाकी चेरापूंजी मासिमराम आपको इसी रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। ठीक है अमरुद जी, आप बोल रहे हैं तो। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है, तो 100 RGS में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ठीक है,
अब देखिए दक्कन का जो पठार है, दक्कन प्लेट्यू है, ये आप देख रहे हैं जो दक्षिण में ये है ना, ये ठीक है, ये वाला रीजन हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला रीजन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये वाला रीजन बचा है। तो जो दक्कन का पठार है बच्चों, इसके अंतर्गत भी 3 पठार आ जाते हैं, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू जो है, दक्कन का पठार जो है, इसके अंतर्गत भी 3 पठार आ जाते हैं, जैसे दक्कन ट्रैप सॉरी कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार, ठीक है। दक्कन के पठार में भी 3 पठार आ जाते हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित है ना, जो महाराष्ट्र वाले रीजन में स्थित है, ये यहाँ पर है ना, इसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप। जो कर्नाटक में स्थित है इसको हम बोलते हैं कर्नाटक का पठार, जो तेलंगाना में है इसको हम बोलते हैं तेलंगाना का पठार, ठीक है। तो ये दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये दक्कन ट्रैप अलग चीज है और दक्कन का पठार अलग चीज है ना। दक्कन ट्रैप क्या है अभी मैं आपको महाराष्ट्र के पठार में समझा दूंगा, ठीक है। चलिए इसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। अब इसका जो निर्माण हुआ है बच्चों, कैसे हुआ है मैंने आपको बताया था, है ना, जो खासतौर पर यदि हम बात करें किसकी, दक्कन ट्रैप या फिर महाराष्ट्र के पठार की, ठीक है। यहां पर देखिए सबसे पहले हम महाराष्ट्र के पठार को पढ़ लेते हैं यहां पर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मालवा पठार, ये मालवा का पठार पढ़ाया था यहाँ पर, है ना। तब मैंने आपको बताया था कि मालवा का पठार गुजरात का काठियावाड़, पूरा महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको बेसाल्ट चट्टानें देखने को मिलती हैं, है ना। कौन सी बेसाल्ट चट्टानें देखने को मिलती हैं, जो लावा द्वारा निर्मित चट्टानें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर भी लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, वो काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यदि आप पूरे महाराष्ट्र को देखेंगे, पूरा महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र राज्य है इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। तो पूरे महाराष्ट्र में यदि आप देखेंगे तो आपको काली मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलता है। ये पूरा पठार, पूरा महाराष्ट्र का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। तो पूरी विशेषता हो जाएंगी, एक बार देख लेते हैं। देखिए सतपुड़ा पर्वत से लेकर के, ठीक है, ये तो दक्कन के पठार की बात की जा रही है कि सतपुड़ा पर्वत से लेकर के यहाँ पर, सतपुड़ा पर्वत से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है दक्कन का पठार, ठीक है। ये यहाँ से दक्कन ही, ठीक है, यहाँ से दक्कन का पठार स्टार्ट हो रहा है। तो यह यह वह स्थल होता है जहां पर पर्त या फिर लावा जमा हुआ है, ठीक है। बेसाल्ट द्वारा निर्मित आग्नेय चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, लावा द्वारा जो निर्मित है। इसके अलावा यहाँ पर काली और रेगोर मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। कपास, गन्ना, तिलहन, दलहन, मूंगफली, ये सारी यहाँ पर फसलें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो दक्कन ट्रैप है, इसका क्या मतलब है, इसको भी जरा आप समझ लीजिए, है ना। दक्कन ट्रैप का मतलब क्या है, ट्रैप क्या होता है ये समझ लीजिए, है ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हमारी इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर इसका मूवमेंट हो रहा था, है ना, तो जब ये इक्वेटर के आसपास हमारी इंडियन प्लेट थी, तो यहाँ पर एक दरार बनी थी, है ना, इस प्रकार से दरार बनी थी और यहाँ से लावा निकला था इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन के द्वारा यहाँ पर लावा निकला था और इस प्रकार से लेयर बाय लेयर, मतलब जैसे मान लीजिए एक बार लावा निकला इस प्रकार से, है ना, और ये ठंडा होकर के क्या हुआ, जम गया, इस प्रकार से जम गया, है ना। फिर दोबारा ये निकला यहाँ से इस प्रकार से और फिर ठंडा होकर के जम गया, फिर एक बार निकला और ठंडा होकर के ये जम गया। तो ये लेयर बाय लेयर जम रहा है ना, कैसे जम रहा है, लेयर बाय लेयर जम रहा है। एक लेयर जमी, फिर दूसरी लेयर जमी, फिर तीसरी लेयर जमी, है ना, और इसको ही हम बोलते हैं ट्रैप, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं ट्रैक। तो दक्कन प्लेट्यू का वो हिस्सा जो लावा से निर्मित है उसको हम बोलते हैं दक्कन ट्रैप, या फिर इसको महाराष्ट्र का पठार भी बोलते हैं ना। ट्रैप शब्द का ये मीनिंग है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बाकी तो लावा द्वारा निर्मित है, आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी। आग्नेय चट्टानों का मतलब क्या होता है कि जो गर्म पदार्थ के ठंडे होने के पश्चात, सिंपल भाषा में आप समझें तो गर्म पदार्थ के ठंडे होने के पश्चात जो चट्टानें बनती हैं उनको हम आग्नेय चट्टानें बोलते हैं, ठीक है। काली या फिर रेगोर मिट्टी पाई जाती है, पहले ही बता चुका हूं, जहां भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी वहां पर ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी का रीजन या फिर क्षेत्र देखने को मिलता है। कपास, गन्ना, तिलहन, दलहन, मूंगफली, ये सारी यहाँ की मुख्य फसलें हैं, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं ना। नदियों वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वेस्टर्न घाट माउंटेन है, यहाँ त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले से कौन सी, गोदावरी नदी निकलती है, तो गोदावरी इस प्लेट्यू की प्रमुख नदी हो गई। वेस्टर्न घाट ही महाबलेश्वर एक जगह है, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, जो कि दक्षिण भारत की भी 2 प्रमुख नदियां हैं। तो ये दोनों नदियां इस प्लेट्यू की प्रमुख नदियां हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं।
नागपुर, नासिक और पुणे, है ना, नागपुर, नासिक, पुणे महाराष्ट्र के प्रमुख शहर है। तो ये महाराष्ट्र के पठार में ही स्थित है या फिर दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा है। इसके अलावा इस पठार की सबसे ऊंची चोटी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कालसूबाई। कालसूबाई जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1646 मीटर है। कालसूबाई 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहां पर ही आपको हरिश्चंद्र की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इसी प्लेट्यू में आपको हरिश्चंद्र की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। यहां पर ही कालसूबाई नामक एक माउंटेन पीक है जो महाराष्ट्र के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा एक और चीज समझ लीजिए, अभी जब ये पूरे पठार वगैरह हमारे हो जाएंगे तो हम फिर पढ़ेंगे पूर्वी घाट, यहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है, यहां पर यदि मैं मैप कंप्लीट कर दूं, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से हमारा इंडिया का मैप है ना, इस प्रकार से कुछ है ये। तो यहां पर एक पर्वत आपको देखने को मिलता है इस प्रकार से, है ना, पूरे प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी हिस्से को कवर करता है। यहाँ ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण तक ही जाता है इस प्रकार से, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत या फिर वेस्टर्न घाट माउंटेन, ठीक है। इसके अलावा पूर्व में भी आपको इस प्रकार से एक पर्वत देखने को मिलता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट माउंटेन या फिर ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये दोनों किनारों पर आपको दो पर्वत देखने को मिलते हैं और इनको भी हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, है ना, अलग से हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जब मैं आपको पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ाऊंगा ना, तो इसमें आपको पढ़ाऊंगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तरी पश्चिमी घाट की, मतलब उत्तर वाले पश्चिमी घाट की बोल लीजिए, या फिर महाराष्ट्र के पठार की बोल लीजिए, जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है बच्चों, यही कालसूबाई है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो कालसूबाई, ध्यान से सुनना, कालसूबाई जो है ये महाराष्ट्र प्लेट्यू की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी घाट, है ना, उत्तर वाला जो पार्ट है वेस्टर्न घाट माउंटेन का, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है जो हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर स्थित है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में जब मैं आपको वेस्टर्न घाट पढ़ाऊंगा। बालाघाट की पहाड़ियां भीमा और गोदावरी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, बालाघाट की पहाड़ियां भी इसी प्लेट्यू में आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि भीमा और गोदावरी के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अजंता श्रेणी, कुछ अन्य पॉइंट है यहाँ पर। अजंता श्रेणी केवल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है। कृष्णा नदी का जो ओरिजिन है ये महाबलेश्वर से होता है ना। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया बच्चों। अजंता श्रेणी जो है ना, समझ लीजिए इसको जरा, अजंता श्रेणी, है ना, ये सिर्फ ऐसी श्रेणी, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सी ऐसी श्रेणी है या फिर माउंटेन रेंज है जिसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में देखने को मिलता है। तो अजंता श्रेणी जो है ना, यहाँ महाराष्ट्र में ही देखने को मिलती है और ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही देखने को मिलती है। जैसे इससे पहले हमने देखा था सतपुड़ा, विंध्याचल, है ना, बहुत सारी पहाड़ियां ऐसी होती है कि सिर्फ एक राज्य में नहीं होती, एक से अधिक राज्यों में ये फैली हुई होती है, लेकिन अजंता श्रेणी ऐसी है जो सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है। इसके अलावा अजंता श्रेणी, है ना, और इसके यहां पर कौन सी है, सतपुड़ा श्रेणी। इन दोनों नदियों के बीच में कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है, ये भी याद रखना है ना। ताप्ती नदी का भ्रंश है, मैंने आपको बताया ना, ताप्ती नदी रिफ्ट वैली में बहती है। इसके उत्तर में सतपुड़ा है और दक्षिण में अजंता है। सतपुड़ा की बात करेंगे तो इसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा बहती है, और इसके उत्तर में विंध्य पर्वत है। कौन सा है, विंध्य पर्वत है। तो ये याद रखना है, ऐसे कई बार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करते जा रहे हैं, तो याद रखते जाना। तो ये हो गया बच्चों दक्कन ट्रैप या फिर महाराष्ट्र का पठार, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं।
कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला हम देख लेते हैं कर्नाटक का पठार। जो कर्नाटक में स्थित है उसको हम कर्नाटक का पठार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कर्नाटक राज्य है। तो यह भी लावा द्वारा निर्मित सैलों से बना है। इसका कुछ हिस्सा लावा द्वारा ये तो उसी के अंतर्गत आ जाता है, बेसाल्ट चट्टानों वाला जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा कुछ हिस्से में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अब ये आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें क्या होती हैं ये भी जरा समझ लीजिए। देखिए, जब मैंने आपको बताया था बच्चों, कल के लेक्चर में ही शायद समझा रहा था कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी पूरी गर्म थी, या फिर ऐसा बोल लीजिए एक आग का धधकता हुआ गोला थी, है ना। पूरी पृथ्वी हमारी जल रही थी, ऊपर से भी जल रही थी, अंदर से तो अभी भी गर्म है लेकिन बाहर से भी ये पूरी गर्म थी, है ना। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होना स्टार्ट हुई, है ना। और वो जो गर्म पदार्थ था हमारी पृथ्वी पर, जब वो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उस पदार्थ के ठंडा होने के पश्चात जो सर्वप्रथम चट्टानों का निर्माण हुआ उनको ही हम बोलते हैं आर्कियन चट्टानें, है ना। मतलब हमारी पूरी पृथ्वी में जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं, तो जो सबसे पुरानी आग्नेय चट्टानें हैं, इनको ही हम बोलते हैं आर्कियन चट्टानें। और इन्हीं आर्कियन चट्टानों का परिवर्तित स्वरूप है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन चट्टानों के अपक्षय अपरदन के पश्चात ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं, आर्कियन चट्टानें, जो आपको इस रीजन में देखने को मिलती हैं। और भी बहुत सारे रीजन है, वो हम धीरे धीरे आपको डिस्कस कराते जाएंगे। तो याद रखना है आर्कियन चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और धारवाड़ चट्टानों की बात करूं तो आर्कियन का ही परिवर्तित स्वरूप है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और ये बच्चों खनिज संसाधन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। खनिज संसाधन, खासतौर पर जो धात्विक खनिज होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, है ना, तो धात्विक खनिजों के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत अच्छी होती हैं, है ना। इसके अलावा इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसे पड़ा? कर्नाटक में एक जगह है बच्चों धारवाड़ नाम की, तो चूंकि ये चट्टानें सर्वप्रथम धारवाड़ में खोजी गई थी, इसी कारण से इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ गया। ठीक है, तो याद रखना है कि ये सारी चट्टानें इस रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए धारवाड़ का पठार, धारवाड़ जिले भी कर्नाटक पठार का हिस्सा है जो कि रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। आर्कियन धारवाड़ चट्टानों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से? तो लोहा, तांबा, सोना, जो भी मेटेलिक मिनरल्स होते हैं भरपूर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। ये मैं आपको खनिज संसाधन वाले लेक्चर में या फिर मिनरल रिसोर्सेज वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कपास, गन्ना, चाय, काफी, आप देखते होंगे काफी की काफी ज्यादा खेती होती है, टॉप पे भी आता है कर्नाटक। ठीक है, तो ये सारी फसलें इस रीजन या फिर इस प्लेट्यू रीजन में ली जाती हैं। शरावती, तुंगभद्रा और कावेरी ये इस रीजन में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा बाबा बूदन की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का ओरिजिन होता है। बाबा बूदन की पहाड़ियां लौह अयस्क के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो ये सारी जो पहाड़ियां हैं ये इसी प्लेट्यू का हिस्सा है या फिर वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट के उस हिस्से में ये स्थित है जहां पर कर्नाटक का पठार आता है। ठीक है, तो याद रखना है बाबा बूदन की पहाड़ियां, ये वेस्टर्न घाट में मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये लौह अयस्क का उत्पादन के लिए जानी जाती है ना, कहां पर? वेस्टर्न घाट में, कर्नाटक के पठार में स्थित हैं। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, यहाँ से कावेरी नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये सभी कर्नाटक के पठार के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, याद रखना। ये देखिए बाबा बूदन की पहाड़ियां, कॉफी का भी यहाँ पर उत्पादन होता है, आपको याद रखना। बाबा बूदन की पहाड़ियों में लौह अयस्क के लिए भी जाना जाता है। कोलार की खान भी इसी रीजन में आपको देखने को मिलती है। कोलार हट्टी आपने सुना होगा, कोलार हट्टी, ये दो खाने हैं बच्चों, कोलार हट्टी, है ना। भारत की प्रमुख खाने हैं जहां से गोल्ड का उत्पादन किया जाता है, सोने का उत्पादन किया जाता है और चांदी वगैरह का भी उत्पादन किया जाता है। खासतौर पर आप देखेंगे तो सोने के उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम नंबर आता है। ठीक है, और कोलार हट्टी जो खाने हैं दो, ये एक सबसे प्रमुख खाने हैं जो कर्नाटक के पठार के अंतर्गत ही आती हैं, कर्नाटक प्रदेश के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बाबा बूदन की पहाड़ियां, दो प्रमुख चोटियां हैं, कुंद्रेमुख बाबा बूदन की जो पहाड़ियां हैं और मुल्यानगिरी, जिसमें से मुल्यानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जो अभी मैंने आपको बताया बाबा बूदन की पहाड़ियां, जो कि लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं, कॉफी के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ पर दो प्रमुख माउंटेन पीक्स हैं, एक मुल्यानगिरी है और एक और कौन सी है? कुंद्रेमुख है। मुल्यानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुंद्रेमुख भी यहाँ पर ही है, मुल्यानगिरी भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए।
तो ये हो गया बच्चों, लास्ट और बचा है, इसको हम देख लेते हैं। कर्नाटक के पठार को भी 3 भागों में बांटते हैं, उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार, ठीक है। और इसके अलावा इसको भी हम, दक्षिणी कर्नाटक को भी हम मैसूर और बेंगलुरु के पठार में डिवाइड कर देते हैं। ओवरऑल हमने मोटा मोटा ऊपर की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। चलिए, इस पठार के दक्षिणी भाग में चंदन के वन भी प्रसिद्ध हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्लेट्यू में चंदन के वन आपने सुनी होंगी, अभी वर्तमान में मूवी आई थी, है ना। इसके अलावा वीरप्पन का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर चंदन के वन पाए जाते हैं कहाँ पर, कर्नाटक और तमिलनाडु की बॉर्डर सीमा पर, ठीक है। तो इसी प्लेट्यू रीजन के अंतर्गत आते हैं जहां पर चंदन के काफी ज्यादा वन या फिर वृक्ष पाए जाते हैं। शिव समुद्रम डैम कावेरी नदी पर तमिलनाडु और कर्नाटक की ही सीमा पर स्थित है, आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तेलंगाना के पठार की बात कर लें तो दक्कन के प्लेट्यू का ही हिस्सा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ है। कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है ना, जो तेलंगाना और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश के पार्ट में ये देखने को मिल जाता है। कृष्णा नदी यहाँ से बहती है, कृष्णा नदी के उत्तर में आपको देखने को मिल जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पूरे पठार कंप्लीट होते हैं, ठीक है। क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, अरावली हमने देख लिया, सतपुड़ा देख लिया, विंध्याचल देख लिया, है ना। यहाँ पर मालवा प्लेट्यू देख लिया, बुंदेलखंड प्लेट्यू देख लिया, छोटा नागपुर देख लिया, यहाँ पर हमने शिलोंग का पठार देख लिया, बस्तर का पठार देख लिया, पूरा दक्कन का पठार देख लिया। दक्कन के पठार में भी हमने दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार स्टडी कर लिया। दो चीजें और बची हैं हमारी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, एक पश्चिमी घाट पर्वत और एक पूर्वी घाट पर्वत, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रायद्वीपीय पठार का लगभग 80% हिस्सा कवर होता है, ठीक है। लगभग 20% और बचा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसको हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। चलो बताओ, यहां तक क्लासेस में समझ में आया? ज्यादातर आपको फैक्ट्स थे आज की क्लास में, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, तो उससे आपको लिंक करने के याद करना है, ठीक है। बताओ, कोई डाउट यहां तक जितना भी हमने आज पढ़ा है? अमृत, गौरव, गोविंदा, क्लियर है? एक बार अच्छे से पढ़ लेना, है ना, मैपिंग के साथ। पीडीएफ में आपको अपलोड करा दूंगा, आज ही कोशिश करूंगा ताकि आपका अच्छे से ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ठीक है, चलो तो फिर कल मुलाकात होगी। इसको पढ़ करके आना। कल हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत को पढ़ेंगे, तो थर्ड का जो हमारा फिजिकल डिवीजन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और 2-4 लगभग एक हफ्ते की क्लास में पूरा हमारा ये जो फिजिकल डिवीजन वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नदियों वगैरह वाला, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।